जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे दोस्त बाबर डोगर लाहौर से। बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं और लाहौर में इस वक्त जो सियासी हलचल मची हुई है, जो पीटीआई की हुकूमत जो कुछ वहाँ कर रही है, उस पर बड़ी गहरी नज़र है इनकी। तो मैंने सोचा कि आज इनसे ज़रा मालूम किया जाए कि आखिर हो क्या रहा है वहाँ पे। तो बाबर साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने आज वक्त दिया। ज़रा ये लाहौर जो एकदम मरकज़ बन गया है सियासी मुलाकातों का, अपोज़िशन भी मिल रही है, अब चौधरी बिरादरान और तरीन ग्रुप भी वहाँ बेस्ड हैं, सो उनसे भी मुलाकातें हो रही हैं, पीटीआई के अपने लोग भी मिल रहे हैं। आपको सेंस क्या मिल रही है कि वाक़ई अदम एतमाद जो है वो कोई सीरियस मूव है और होने जा रहा है, या ये सब जो है बस एक तरह से गैलरी को मुतमईन करने के लिए है? वैसा इनफैक्ट जो ये सारा कुछ जो स्टार्ट हुआ है ये है कि गवर्नमेंट की और एस्टेब्लिशमेंट की जो रिफ्ट है हुँ, उसकी वजह से ये सारा कुछ हो यानी आप रहा ये है। जब कन्फर्म से कर वो रहे हैं कि डीजी रिफ्ट है? बिल्कुल रिफ्ट है हुँ, और जब से डीजी आईए चेंज हुए हैं हुँ, तो जो नए डीजी हैं उन्होंने पॉलिसी खासी हद तक न्यूट्रल करी। हुँ, मेरी कुछ दोस्तों से बात हुई, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आजकल क्या चल क्या रहा है? उन्होंने कहा जी ऊपर से ऑर्डर दिए हैं कि न्यूट्रल रहना। हुँ, तो वो न्यूट्रल है। तो जब वो न्यूट्रल है, तो जो पॉलिटिशियंस जिनको जो किसी न किसी तरीके से बंधे हुए थे, अब वो थोड़े से फ्री हुए। हुँ, तो फिर कुछ जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के जो मामलात हैं, वो भी इतने कोई अच्छे नहीं। हुँ, तो इसकी वजह से अपोज़िशन जो है उसको थोड़ी-सी स्पेस मिली है हुँ, और वो अ कोशिश ये की जा रही है कि कोई अदम एतमाद की तहरीक की जाए या गवर्नमेंट पे प्रेशर बढ़ाया जाए, दोनों दोनों चीज़ें। हुँ। लेकिन तो इसमें उसमें ये सारे मिल अहम रहे बात हैं। अहम बात इसमें यह है ना कि चले हमने मान लिया कि वो न्यूट्रल हो गए हैं, लेकिन क्या वो सिर्फ न्यूट्रल हुए हैं या उन्होंने कुछ वजन ऑपोजिशन के पलड़े में भी डाला है? और दूसरी बात जो है वो मरियम औरंगजेब का जो बयान है कि जी चले ये न्यूट्रल हो गए हैं लेकिन पेशावर से फोन आ रहे हैं, इन दोनों चीजों को कैसे देखते हैं आप? शाबाश से फ़ोन तो आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम्म। और उसकी शिकायत भी गई हैं, कंप्लेंट्स भी हुई हैं, हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में कोई और बड़ा फैसला भी हो। ठीक। जहाँ तक जहाँ तक बात ये है कि वो अदारा जो डायरेक्टली सियासत में एंगेज था, इन्वॉल्व था, वो तो आईएसए थी, हम्म। वो न्यूट्रल है, वो हम्म। इंटरफेयर नहीं कर रही। हम्म। अब आपने दूसरी बात की कि क्या इनके पलड़े में है या वो फिलहाल न्यूट्रल हैं, तो अभी तक तो वो सिर्फ असेसमेंट कर रहे हैं, न्यूट्रल है। ठीक है। अपोजिशन पार्टीज को और ये जो अलायंस थे, सिर्फ इनसे इतना यहाँ तक ऑर्डर है, यहाँ तक कन्वे किया गया कि आप इसमें बैठे आप हम्म। और चीज़ों को सेटल डाउन करने की कोशिश करें, हम्म। जो कि नहीं हो रही है अभी तक इनसे। बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, आप पता है चौधरीज़ हैं, नून लीग है, ये कभी भी एक-दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं रहे। चौधरीज़ अगर पीटीआई छोड़ते हैं तो उनको वो खाली इसलिए नहीं कि जनाब अगले सीएम बना दिया जाए। हम्म। वो साल के बाद इलेक्शन होने हैं, वो उससे आगे की भी सेटलमेंट माँग रहे हैं ठीक। कि अगले अगर इलेक्शन होते हैं हम्म। तो उसमें चौधरी जो है वो ये चाहते हैं कि कुछ ऐसी सीटों पे नून लीग के साथ एडजस्टमेंट की जाए। हम्म। जहांगीर तीन ने भी जो मेरी इत्तलात है कुछ 30-32 सीटों पे एडजस्टमेंट की बात की है। ठीक। और इस टाइम पंजाब में जो भी पार्टी चाहे वो पीटीआई के लोग हैं या पीटीआई के इत्तेहादी हैं, हम्म। जब वो पीटीआई छोड़कर छोड़ेंगे हम्म। या पीटीआई से पीछे हटेंगे तो वो नून लीग से एश्योरेंस या गारंटी मांग रहे हैं कि फिर हमें अगले इलेक्शन में नून लीग के साथ एडजस्ट करेगी। ठीक। तो मेन चीज ये है, नून लीग जो है वो ये चाह रही है कि किसी तरह से ये गवर्नमेंट टूट जाए, हम्म। इलेक्शन हो जाए, हमें 2/3 मेजोरिटी मिल जाए और हम हुकूमत में आ जाए। हम्म। ये इतना आसान नहीं है वैसा, हम्म। जितना नून लीग जो, और खाली नून लीग तो गवर्नमेंट नहीं तोड़ सकती। हम्म। तोड़ने के लिए पीटीआई के लोग चाहिए, तोड़ने के लिए अलायंस चाहिए, एमक्यूएम चाहिए, पीएमएलक्यू चाहिए। हम्म। लेकिन जब उनसे बात होती है तो उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। हम्म। जरदारी साहब जो हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, उनका ज़ाती ख्याल ये है, पीटीआई फिर पार्टी का ज़ाती ख्याल ये है कि पंजाब में जो उनका वोट बैंक था वो अल्टीमेटली सारा पीटीआई में गया। ठीक। और अगर पीटीआई गिरती है, टूटती है,
और तो वो पीटीआई के बहुत सारे एमपीएस एमएनएस जो है वो उनको वो अपनी तरफ लेके जा सकते हैं और अपना वोट बैंक वापस लेके आ सकते हैं। ठीक है। और अगर पंजाब में चौधरी प्रियलाई वजीर आला बनते हैं तो ऑफ कोर्स पार्टी के जो 7 बंदे हैं उनको भी 2-3 मिनिस्ट्रियां मिलेंगी। अगर उनको मिनिस्ट्रियां मिलती हैं तो फिर पार्टी पंजाब में रिवाइव होगी। तो फिर पार्टी का सबसे बड़ा स्टेक पंजाब और केपीके में रिवाइव करना है अपने आप को। चौधरी ज़ात आला और उसके बाद अगला 5 साल अगले इलेक्शन में किस तरह से उनकी अकोमोडेशन होती है वो मांग रहे हैं। हर कोई अपने मफादात देख रहा है, हर कोई ये देख रहा है कि उसको क्या मिलेगा अगर पीटीआई की गवर्नमेंट गिरती है, नया अलायंस बनता है तो उसमें उसको कितना शेयर मिलेगा। यानी असल कोई इश्यूज ये हैं। जॉइंट गोल नहीं है, सबका गोल डिफरेंट है। इस वक्त जो अपोजिशन की पार्टियां भी हैं, मतलब एक चले कोई कॉमन गोल है कि इमरान खान को गिराना है, लेकिन उसके बाद क्या करना है वो तरजीहात सबकी मुख्तलिफ है। आपने अभी जिक्र किया था जो पीटीआई के अरकान हैं उनका, क्या पीटीआई के अंदर भी एक ऐसा ग्रुप है जहांगीर तरीन के अलावा जो पार्टी से नाखुश है, या उनको लगता है कि अगला इलेक्शन वो पीटीआई के टिकट पे नहीं लड़ना चाहते? इमरान साहब अवैध साहब, एक चीज मैं आपको बताऊं कि इमरान खान कोई सियासी जहन रखने वाले बंदे नहीं। इमरान खान वो एक सेलिब्रिटी है, वो अपने मिजाज से चलता है। उसके मिजाज में ये चीज शामिल नहीं है कि एमपीएल या एमएनएस की जो है उनसे मीटिंग की जाए, उनकी चापलूसी की जाए, उनके घरों में जाया जाए। और पिछले 3 साल से जिस तरह से गवर्नमेंट चली है उसमें जो फॉर्मर डीजी आईएसआई थे उनका बड़ा रोल था सारी पार्टी को इंटैक्ट रखने में। अगर कोई पार्टी से बगावत करने का सोचता भी था तो नैब उसके पीछे पड़ जाती थी, एंटी करप्शन पड़ जाती थी, दूसरे अदारे पड़ जाते थे। तो पार्टी को इमरान खान साहब ने इकट्ठा नहीं रखा हुआ था, बल्कि अदारों ने रखा हुआ था। अब जब अदारे न्यूट्रल हो गए हैं तो सियासी लोग तो ये है कि वो तो किसारे के घर चले जाते हैं। जो चौधरी के घर जरदारी साहब आ गए, आप सोचे कि ये आज से 10 साल पहले ये तस्वुर भी नहीं था। नून लीग चौधरियों के घर में चली गई, लेकिन खान साहब के मिजाज में ये चीजें शामिल नहीं। तो अगर तो जो एक गैप भी है वो घर से बनी गाला से और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से बनी गाला लोगों से बड़ा कम मिलते हैं, एमएनएस से नहीं मिलते, एमपीएस से नहीं मिलते, अवेलेबिलिटी नहीं है। तो इस सिनेरियो में बहुत सारे एमएनएस नाराज हैं। पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब जो हैं उनकी वजह से पार्टी के अंदर बड़ी स्ट्रॉन्ग रिजेंटमेंट है। अब अलीम खान जो है वो एक उन पे इमरान खान पे ताना था ये आपका एटीएम है, तो वो ऑलमोस्ट मैं आपको एक बात बता दूं कि नून लीग ज्वाइन कर चुके हैं। अच्छा, अगला इलेक्शन उन्होंने लड़ना नहीं, वो अपना एक चैनल लेके आ रहे हैं, लेकिन उनके जो कुछ लोग हैं वो चाह रहे हैं कि नून लीग उनके कुछ लोगों को टिकट दे दे ताकि उनकी अकोमोडेशन हो जाए। ये तो आप बड़ी खबर दे रहे हैं। जी जी, इसी तरह से जहांगीर तरीन है तो वो भी ऑलमोस्ट पीटीआई छोड़ चुके हैं और उनके साथ अच्छा खासा 25-30 लोगों का ग्रुप है। तो और सेकेंडली असल बात ये है कि पीटीआई के अंदर कोई ऐसा बंदा है नहीं जो पार्टी को इंटैक्ट कर सके। तो असल चीज थी वो एक अदारों का डर था, खौफ था। जब वो नहीं है तो वो पार्टी बिखरना शुरू हो गई है, टूटना शुरू हो गई है। और अगर जो मेरी बात हुई है लोगों से, 2-3 चीजें, या तो एक बड़ी एफर्ट की जा रही है कि अदारों के साथ चीजों को समेटा जाए, हल किया जाए, और जो मामला खराब है उनको हल किया जाए। अगर वो ना हुए तो खान साहब कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं, असेंबली तोड़ सकते हैं, कोई एस्टेब्लिशमेंट में नई तकर्रियों के हवाले से कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। तो अगर अदारे न्यूट्रल रहे और इनकी सेटलमेंट ना हुई तो पीटीआई को इकट्ठा रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा खान साहब। ये तो खैर इमरान खान साहब खुद भी अब बार बार कहना शुरू हो गए हैं कि मैं खतरनाक हो जाऊंगा, और वो अपनी तकरीरों में भी बड़े जारहाना किस्म के मैसेजेस देते हैं। आपने जैसे जिक्र किया कि पिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान एक पेज वैसे नहीं रहा, तो डीजीआईएसआई की अपॉइंटमेंट तो एक इशू था, उसके अलावा क्या इश्यूज हैं? आपको लगता है कि इसमें जो गवर्नेंस है और महंगाई है और जो दीगर मसाइल हैं जो पीटीआई की हुकूमत काबू नहीं कर पा रही, उनका भी कोई हिस्सा है? उसमें से बहुत सारी चीजें हैं। उसमें सीएम पंजाब उससे कभी भी अदारे खुश नहीं रहे उनकी परफॉर्मेंस से।
इमरान खान साहब को वो उस पे हमेशा ब्रीफ करते रहे, उनकी जो बैड गवर्नेंस है, करप्शन है, 2 नंबरियाँ हैं, अदारे उसकी रिपोर्ट खान साहब को देते रहे, लेकिन खान साहब जो है वो इनके साथ कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, वो इनको पसंद करते हैं, तो उन्होंने इन सारी चीज़ों को इग्नोर किया। एक बड़ी रिफ्ट की ये भी वजह थी। उसके बाद ये भी सुना है कि खान साहब जो हैं उन्होंने जब एक ही दिन में 2 मीटिंग की थी आर्मी चीफ ने, खान साहब से मिले, उसके बाद प्रेसिडेंट से मिले। जो खान साहब से मीटिंग हुई उसमें खासी तलखी थी। और उस मीटिंग में एक फाइल आर्मी चीफ ने खान साहब को दी, जिसमें उस्मान बुज़दार और बहुत सारे लोग थे जिनकी करप्शन और ये सारी चीजें थी। तो खान साहब ने भी उनको एक फाइल दी जो सुनने में आ रहा है, और उन्होंने कहा जी हमारी भी बड़ी कंप्लेंट्स हैं आपके अदारे के हवाले से। उस पर खासी तलखी हुई, और उसके बाद वो आरिफ अलवी से मिले, और उनको उन्होंने एक चीज कही कि खान साहब को कन्वे कर दीजिएगा कि कोई भी गलत एडवेंचर करने से पहले सोच लें कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। इनके वहां अदारों में भी एक चीज ये चीज है कि खान साहब कोई भी मिस एडवेंचर कर सकते हैं जाते जाते। तो चीजें जो है वैसा स्मूथ नहीं है, फ्रिक्शन बड़ी स्ट्रांग है। और जो मेरी इतलात है कि अगर कोशिश हो रही है कि अब गवर्नमेंट पे कोई ये रियलाइजेशन है, कुछ फेडरल मिनिस्टर ट्राई कर रहे हैं कि इदारों के साथ ये जो फ्रिक्शन है इसको खत्म किया जाए। अगर ये फ्रिक्शन खत्म ना हुई तो मुझे लग रहा है कि अगले हफ्ते में अदम इत्मीनान की तहरीक आ जानी है, और अगर अदम इत्मीनान की तहरीक आ गई तो फिर खान साहब से ये रुक नहीं पानी, ये मैं आपको क्लियरली बताऊं। तो आपको लगता है कि वो मसाइल जो इमरान खान साहब की वजह से पैदा हुए हैं, और जिस फ्रिक्शन का आप जिक्र कर रहे हैं, अब जिन फेडरल मिनिस्टर्स को बीच में डाला गया है, जो कभी जहांगीर तरीन से मिलते हैं या सादिक संजरानी मिले हैं चौधरी बिरादरान से, ये लोग जो है इनका सियासी कदकाठ इतना है कि वो मामलात को बेहतर कर सकते हैं? देखिए फेडरल मिनिस्टर, अब एक तो शेख रशीद बड़े एक्टिव हुए हैं। शेख रशीद का ऐसे पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं। जहां तक परवेज खट्टर साहब की बात है, उनके अपने इमरान खान साहब से बहुत ज्यादा गिले शिकवे हैं, और वो भी किसी हद तक अनॉयड है। वो मिनिस्टर जो इमरान खान साहब के बहुत करीब हैं, जैसे मुराद सईद है, या जो हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, या दूसरे मिनिस्टर्स हैं, वो कोई इतने इन्फ्लुएंशियल नहीं है कि वो इस फ्रिक्शन को खत्म कर सकें। तो चीजें जो है वो बड़ी अजीबोगरीब हैं। मुझे जो गवर्नमेंट सर्कल में जिन लोगों से मेरी बात हो रही है, उससे तो ये अंदाजा लग रहा है कि मामला शायद ये ना कंट्रोल कर सके, और अगर ये मामला कंट्रोल ना हुए तो अदम इत्मीनान की तहरीक आ जानी है, और अगर आ गई तो फिर इनसे रुकनी नहीं है। अब देखें इमरान खान साहब को कि जब गवर्नमेंट की फॉर्मेशन हुई 2018 में, जब इलेक्शन थे, आप देखें पीटीआई में जो लोगों की ज्वाइनिंग कौन करवा रहा था? जहांगीर तरीन करवा रहे थे। पीटीआई को पे इमरान खान पे ताने क्या थे कि जी आपके पास 2 एटीएम है। अलीम खान पैसा लगा रहे थे, दूसरे जहांगीर तरीन लगा रहे थे। जब गवर्नमेंट बनी थी, आजाद कैंडिडेट्स को जब ज्वाइनिंग करवा रहे थे, या जहांगीर तरीन थे या अलीम खान थे, तो उनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था। इमरान खान की जो गवर्नमेंट बनी उसमें उनका बहुत कलीदी अहम रोल था। अब वो दोनों ही एंटी गवर्नमेंट है, वो इनकी गवर्नमेंट गिराने के दर पे हुए हैं। तो ऐसे सिनेरियो में जब वो बंदे जो गवर्नमेंट बनाने में बड़े अहम थे, वो गवर्नमेंट तोड़ने में बड़े अहम हुए हैं, और इमरान खान साहब के पास कोई ऐसा बड़ा फिगर नहीं है उनके बाद जो इस गवर्नमेंट को संभाल सके। वज़ीर आला पंजाब जो मैं आपको उनको बड़ा सिंपल, उन्होंने अभी तक पिछले 3 साढ़े 3 साल में उन्होंने एक काम किया है। उन्होंने अपने हल्के में कुछ 70-80 अरब रुपए के डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट बनाए हैं, तो अपने हल्के में, डीजी खान में नहीं। और उनका मुझे लग रहा है कि जब से वो वज़ीर आला बने हैं, उनका एक ही मुतमईन नजर है कि किसी तरीके से मैं डीजी खान में मैं इतना पॉपुलर हो जाऊं कि मैं बगैर किसी पार्टी सपोर्ट के अगला इलेक्शन जीत जाऊं। यानी कि वो हो सकता है वो आजाद ही लड़ लें अगला इलेक्शन, और उनको सिर्फ अपनी सीट की फिक्र है। तो जब और पार्टी के हवाले से ज्यादातर एमपीएस उनसे अनॉयड हैं,
मिनिस्टर्स उनसे अनॉयड हैं। तो इस सिनेरियो में पार्टी को खराब करने में, तोड़ने में, पार्टी का बेड़ागर्क करने में सीएम पंजाब का भी बहुत बड़ा रोल है, जिन्होंने अपने अलावा अपने से ऊपर कभी कोई देखा ही नहीं। उनका 2 काम थे, या अपने हल्के में इन्वेस्टमेंट करानी या इमरान खान को खुश रखना, इमरान खान के करीबी लोगों को खुश रखना। इसके अलावा मुझे कोई उनकी एक एफर्ट नजर नहीं आई कि वो पार्टी को इकट्ठा करते। जिस टाइम शहबाज शरीफ थे, तो वो पार्टी उनके घर की पार्टी थी, अपनी पार्टी थी। उन्होंने पार्टी को बेहतर करने में, प्रमोट करने में, आगे लेके जाने में बड़ा रोल प्ले किया। वो पार्टी जो 2008 में सिर्फ 110 सीटें ले सकी, वो 2013 के इलेक्शन में देख लें कि वो पूरे पंजाब में तकरीबन 371 में से 320 सीटें नून लीग लेके गई थी। अब पीटीआई के ये हालात है कि 3.5 साल गवर्नमेंट करने के बाद ये एक सिंगल पीएमएलएन का बंदा नहीं तोड़ सके, एक सिंगल किसी और पार्टी का बंदा नहीं तोड़ सके, बल्कि अपने पार्टी के ग्रुप बने हुए हैं, छोटे छोटे बेतहाशा इंडिपेंडेंट ग्रुप्स हैं, जो ब्लैकमेल करके कोई डेवलपमेंट फंड्स ले लेते हैं और ब्लैकमेल करके सीएम से मीटिंग करते हैं। अदरवाइज तो सीएम अवेलेबल ही नहीं है। तो आप इस सिनेरियो में देखें कि पीटीआई के पास कोई बड़ा बंदा नहीं है जो पार्टी को इंटैक्ट रख के, खान साहब के पास कोई नंबर 2 पोजीशन में बंदा नहीं है, पार्टी में लॉयलिस्ट है कोई नहीं है, पार्टी टूटी फूटी हुई है। पिछले 3.5 साल इसको डीजीआई से चलाते रहे, जब वो चेंज हो गए उसके बाद पार्टी बिखरना शुरू हो गई। और अगर अदम इत्मीनान की तहरीक आई, खान साहब ने कहा कि मैं और लीथल हो जाऊंगा और खतरनाक हो जाऊंगा। एक ब्यूरोक्रेट थे, इमरान खान साहब के बहुत करीब रहे, तो मेरी उनसे जब बात हुई तो मैंने पूछा जी खान साहब कह रहे हैं बड़ा लिथल हो जाऊंगा। उन्होंने कहा भाई पहले तो गवर्नमेंट में आने की उम्मीद थी, जहांगीर और अलीम खान पैसे लगा रहे थे, अभी तो इनकी गाड़ी में किसी ने पेट्रोल भी नहीं डलवाना, तो इन्होंने सड़कों पे आके लिथल क्या होना। इक़्तिदार से जाने के बाद यही होता है वैसे जी। तो वैसा ये सिचुएशन है कि अगर इमरान खान साहब गवर्नमेंट से बाहर होते हैं और पता है सबको कि ये दोबारा गवर्नमेंट में इनको एस्टेब्लिशमेंट नहीं आने देगी, या जो सिचुएशन है उसमें, तो उनके पास तो वो बंदे नहीं है जो उन पे इन्वेस्टमेंट भी कर सके। तो मुझे नहीं लग रहा कि वो जो जैसा कहा जा रहा है कि बड़े लिथल हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मुझे ऐसी सिचुएशन नजर नहीं आ रहा। तो आपकी बातों से जो मुझे लग रहा है कि वो खबरें शायद दुरुस्त हैं कि एस्टेब्लिशमेंट भी ये चाहती है, जिन बड़े फैसलों का आप जिक्र कर रहे हैं कि इमरान खान साहब कहीं वो ले ना लें, शायद वो भी ये चाहते हैं कि वो फैसले ये ना करें और उससे पहले ही कोई तब्दीली आ जाए। जी, जो आप बात कर रहे हैं, जो फैसला है, मतलब मैं खुल के बात करता हूँ कि एक खौफ ये है, डर ये है कि ये ना हो कि कहीं इमरान खान साहब किसी भी टाइम जनरल फैज को आर्मी चीफ बनाने का अनाउंसमेंट करते हैं और जनरल फैज आर्मी चीफ जो है उनको घर भेज दें। तो इस तरह का कोई जो डिसीजन है उससे एक बड़ा बैड टेस्ट क्रिएट होगा, और मुझे नहीं पता कि जनरल फैज की एक्सेप्टेबिलिटी होगी या नहीं होगी या क्या होगा। तो इस तरह और ये एक बड़ी बड़ी खौफनाक सिचुएशन है। तो इसी वजह से ये सारा कुछ ये जो है ये प्रेशर बढ़ रहा है कि आर्मी के अंदर से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जनरल फैज की बहुत ज्यादा जो इंटरफेरेंस थी उसको पसंद नहीं करते थे। तो बल्कि आपने देखा होगा न्यूज में एक खबर भी छुपाई गई अंसार बासी के थ्रू कि जनाब नए डीजी आईएसआई ने एक मैसेज कन्वे किया है कि आईएसआई किसी भी पॉलिटिकल मैनूवरिंग का हिस्सा नहीं बनेगी। वो वैसे वो खबर जो है वो अपने मुंह से बोल रही थी कि इसको कह के लगवाया गया। वो एक मैसेज भिजवाया गया कि जनाब हम न्यूट्रल हैं, हमारी तरफ से कोई इंटरफेरेंस नहीं है। लेकिन ये जो पीएमएलएन की तरफ से स्टेटमेंट जारी हुआ था कि जनाब वो पेशावर से फोन करवाए जा रहे हैं, वो भी कह के ही करवाया गया था और वो एक मैसेज दिया गया था। और जब मैंने ये कंफर्म किया तो पता चला कि वाकई फोन तो हो रहे हैं, फोन कॉल्स की हो रही है वहां से। तो अब इस चीज को अब हो सकता है, ये भी हो सकता है कि अगले आने वाले दिनों में आपको पता चले कि पेशावर में भी कोई बड़ी तब्दीली हो गई है और वहां से भी किसी को चेंज कर दिया गया। तो चीजें आगे आप एक 10-12 दिन में देखेंगे बड़ी स्पीड से तब्दील होंगी और क्लैरिटी आ जाएगी सारी चीजों।
बिल्कुल सही। यानी ये सारा जो हलचल हम देख रहे हैं ये बेसबब नहीं है, लेकिन जो पिक्चर आपने पेंट की है उससे ऐसा लगता है कि वो जो साजे की हंडिया बनाई गई थी 2018 के इलेक्शन से पहले और उसके बाद के 3 साढ़े 3 साल में, वो अब चौराहे पे फूट रही है। अब अगर इमरान खान साहब को इसका एहसास नहीं है और वो समझते हैं कि वो बस फास्ट बॉलर की तरह बाउंसर कर करके अपना ग्राउंड रिकवर कर सकते हैं, तो फिर कोई और तो उनको समझा नहीं सकता। लेकिन अब इन डेवलपमेंट्स पर नजर भी रखेंगे और आपसे बात भी करते रहेंगे। जो लोग इसको देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुंचती रहे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।